लिपि और व्याकरण। तो ये चैप्टर जो है ये हम हर एक कक्षा में इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। ये हम 6th में भी पढ़ के आए हैं और 5th में भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो भाषा अगर हम बात करें तो भाषा हम कह सकते हैं कि अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने का साधन है, और दूसरों के विचार जो हैं वो खुद सुनकर समझने का जो साधन है उसी को भाषा कहा जाता है। प्राचीन काल के अंदर हमारे यहाँ पर जो लोग थे, यानी कि आदि मानव की बात करें, तो उस समय भाषा नहीं थी, उनके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग आपस में इशारों से बात करते थे या फिर सिंबल्स बना के बात करते थे। लेकिन आज अगर बात करें तो हमारे पास भाषा है, तो भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे तक अपने विचार जो हैं लिखकर, बोलकर प्रकट कर सकते हैं। वैसे ही सामने वाले के विचार जो है वो भी हम उसके द्वारा जब बोला जाए तब, या फिर वो लिखकर भी अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। तो इसी को हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक प्रकट कर सकें और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लें, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा जो है उसके दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक का मतलब होता है जो बोलते हैं उसको, यानी कि ओरल फॉर्म में हम बोलकर जो बताते हैं। लिखित भाषा वो होती है जो रिटन फॉर्म में हम देते हैं लिखकर। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम इस चार्ट के द्वारा बताया गया, भाषा जो है इट इज स्पोकन फॉर्म ऑल्सो एंड इट इज रिटन फॉर्म ऑल्सो। तो दोनों तरीके से भाषा जो है उसको हम बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मौखिक भाषा जब मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, यानी कि सामने वाला जब बोलकर हमें अपने विचार बताता है और हम उसकी बात सुनकर, उसकी बोली, उसके विचारों को सुनकर हम समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। वहीं जब सामने वाला लिखकर अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करता है हमारे सामने और हम उसको पढ़कर समझ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लिखित रूप, लिखित भाषा। अब हम देखेंगे मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा से हमारा तात्पर्य वो भाषा जो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपनी मदर टंग की बात करें तो कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो वो उनकी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा का मतलब कि सबसे पहले बच्चा जो है जिस भाषा के कांटेक्ट में आता है उसको मातृभाषा कहा जाता है। अब राष्ट्रभाषा की बात करें, मातृभाषा को इंग्लिश में हम कहते हैं मदर टंग। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है राष्ट्रीय भाषा, यानी कि देश की भाषा। तो भारत जो है, हर एक देश है उसकी अलग अलग भाषा होती है, उसकी अलग अलग भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती है। तो वैसे ही भारत जो है, इस देश के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो है भारत की राष्ट्रभाषा, यानी कि हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कार्यों में उपयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत के अंदर हम हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करते हैं रिटर्न वर्क में, यानी कि कार्यालय, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अंदर। आज आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर जो काम है या तो वो हिंदी में होगा या फिर अंग्रेजी में होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा जो है उसको भी हम राजभाषा कह सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग भाषाओं के द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है उस राज्य को, उस देश को चलाने का, तो उसको राजभाषा कह सकते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था, यानी कि 1949 की 14 सितंबर को हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा हम जानेंगे अब एक और भाषा के बारे में जिसको हम बोली कहते हैं। बोली के बारे में। अब भाषा हमने देख लिया क्या होता है। बोली जो है, जिसको हम इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। भाषा जो होती है वो एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। जैसे भाषा, भारत की भाषा की बात करें तो हिंदी हो गई, लेकिन कुछ पर्टिकुलर थोड़े थोड़े क्षेत्रों में सीमित भाषाएं भी रहती हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं तो गुजरात की। अब गुजरात जो है वो काफ़ी बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि हम बात करें अगर गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कच्छी बोली जाती है। सौराष्ट्र के अंदर और बाकी जगहों के अंदर हम बात करें सुरती बोली जाती है गुजरात के अंदर। फिर चरोतरी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये जो भाषाएं, देखिए गुजरात एक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं देख लीजिए आप कौन कौन सी है। गुजराती, फिर हम बात करें कच्छी, फिर
चरोतरी, सुरती। तो ये कुछ एक ही स्टेट के अंदर इतनी भाषाएं, 4-5 तरह की भाषाएं हमने देख लिया कि बोली जाती हैं। तो यहाँ 4-5 तरह की जो भाषाएं बोली जाती हैं एक ही जगह के अंदर, एक ही एरिया के अंदर, यानी कि यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग भाषाएं हमें बोलियाँ सुनाई देती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं इनका एरिया जो है लिमिटेड है, यानी कि पूरे गुजरात के अंदर नहीं बोली जाती, लेकिन गुजरात के अलग अलग पार्ट्स में बोली जाती हैं। तो इसीलिए इनको हम बोलियाँ भी कहते हैं, इनको कहा जाता है बोली। तो ऐसे ही हम अगर बोली की डेफिनेशन बात करें तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है, क्षेत्रीय मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बोली एक बहुत ही कम सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, सीमित एरिया में बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसको हम बोली भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जोधपुरी, बीकानेरी, जयपुरी, राजस्थानी, ये सब जो है ये राजस्थानी के ही रूप हैं। अब हम बात करेंगे भाषा और बोली के अंदर अंतर ढूंढने की कि इनमें क्या भेद है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में। तो भाषा जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे भाषा पूरे भारत में बोली जाती है, कि पूरे गुजरात के अंदर बोली जाती है, पूरे राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में, यानी कि उसका एरिया बहुत ही छोटा होता है। लेकिन भाषा की बात करें तो भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, लेकिन बोली सिर्फ बोली जाती है। तो अगर भाषा की बात करें तो उसको लिखा भी जा सकता है और उसका व्याकरण भी होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर दूसरी तरफ बोली की, तो बोली सिर्फ बोलने तक ही सीमित रहती है, बोली को आप लिख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों के अंदर आपको एक एक दो भेद यहाँ पर पता लग गए होंगे। अब 22 भाषाओं को भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अंदर अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो 22 भाषाओं को यहाँ पर दिया गया है तवज्जो, और वो सब भाषाएं यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं। लिपि की बात करते हैं। अपने भावों और विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और स्थायी रूप से प्रदान करने के लिए मनुष्य ने लिपि का विकास किया है। इसी के कारण वेद, पुराण आदि के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया है, साहित्य रचना होने लगी और लोग सैद्धांतिक ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे। तो भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब लिपि मतलब कि किस प्रकार से उस भाषा को चिन्ह, यानी कि उसमें क ख ग की बात करें एटसेट्रा, या जो भी विराम चिन्ह एटसेट्रा जो भी आते हैं वो सब, इन सब को हम कह सकते हैं कि लिपि है। तो भाषा जो है उसको लिखा जाता है उसकी लिपि के अंदर। जैसे कि संस्कृत और हिंदी की बात करें तो लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी होती है, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, फ्रांसीसी के लिए रोमन लिपि है, अंग्रेजी के लिए भी रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, कोंकणी की लिपि देवनागरी है, जर्मन रोमन में है, और बंगाली की लिपि बांग्ला है। तो ये सब लिपियां कहलाती हैं। अब यहाँ पर मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात की गई है। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम लिखते हैं तो बहुत तरीके से उसको लिखा जा सकता है, लेकिन जो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज तौर पे यानी कि रियल सेंस में जो कि किताबों के अंदर लिखी जाती है, जिसको साहित्यकार जो हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, जो बहुत ही भाषा में बहुत ज़्यादा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया पर्टिकुलर भाषाओं के अंदर, तो उन्होंने भाषा के जिस रूप को स्वीकार किया होता है उसको बोलते हैं मानक रूप। जैसे कि हम बात करें, अगर सिंपल एग्जांपल आपको दूं साइंस में से आपके, तो आपको पता है हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो जो स्टैंडर्डाइज यूनिट है भार तोलने की, तो उसको किलोग्राम कहा जाता है। यानी कि दुनिया में आप कहीं चले जाएंगे तो आपको किलोग्राम जो है उसी में चीज़ें तोली हुई मिलेंगी, ठीक है। आपको कहीं पर ग्राम, कहीं पर मिलीग्राम ऐसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट। वैसे हम बात करें अगर मीटर की, तो मीटर जो है उसमें दूरी को और कपड़ों को मापा जाता है, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। तो इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड रूप। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखिए गए, हम गए को इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये अमानक रूप है। गए जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। नई, नई हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, लेकिन नई जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अंत जो है वो ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन मानक रूप उसका ये है, यानी कि ये जो चीज़ें आप इस तरफ लिखी देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये सब एक्सपर्ट्स के द्वारा, यानी कि भाषा के जो ज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट की गई, यानी कि स्टैंडर्डाइज है। तो किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको यही चीज़ें लिखी मिलेंगी, इस प्रकार से नहीं लिखी मिलेंगी। लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं तो हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो ये अमानक रूप है, लेकिन इसका
मतलब तो सेम ही निकलता है। आप देखिए ये भी ठंड लिखा है, ये भी ठंड है, तो दिस बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन वो स्टैंडर्ड रूप है उसका, उसको हम स्टैंडर्ड रूप बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे साहित्य की। साहित्य जिसको अंग्रेजी में हम लिटरेचर कहते हैं, प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। यह ज्ञान का संचित कोश, युगों युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जाता रहा है। एकत्र किया ज्ञान ही साहित्य है। अगर हम बात करें रिटन फॉर्म में, जो भी हमारी चीज़ें हमारे पास पढ़ी हैं, यानी कि प्राचीन काल से लेकर अब तक का जो ज्ञान है जो हमें मिलता है, भले वो वेदों पुराणों से मिलता है या फिर किसी भी धार्मिक किताबों से मिलता है, तो वो सब टोटल मिलाकर उसको हम अपना लिटरेचर कह सकते हैं। अब लिटरेचर जो है यानी कि राइटिंग, जो रिटन वर्क है, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है गद्य साहित्य कहा जाता है, यानी कि लिटरेचर एक होता है गद्य फॉर्म में और एक होता है पद्य फॉर्म में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोज एंड दिस इज कॉल्ड पोएट्री। आपको पता है गद्य जिसको हम बोलते हैं प्रोज, इंग्लिश में प्रोज कहा जाता है। पद्य मतलब होता है पोएट्री, पोएट्री मतलब आपको पता है कविता। अभी ये शब्द लिखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब साहित्य मतलब लिटरेचर, लिटरेचर मतलब उसमें रिटन फॉर्म कोई भी उसके, भले वो कोई भी किताब लिखी गई है, कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है जो उसको लिटरेचर कह सकते हैं। तो लिटरेचर के दो रूप हैं, प्रोज और पोइट्री, जिसको हिंदी में गद्य कहते हैं और पद्य को कविता कहते हैं। गद्य यानी कि साधारण रूप में, यानी कि प्रोज यानी कि आप सिंपल, जैसे कि आप सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी कहानी लिखी गई है उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसको प्रोज कहा जाता है या फिर गद्य कहते हैं हिंदी में, जिसमें कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक आदि चीज़ें आ जाती हैं। पद्य जो है, पद्य मतलब पोएट्री, जिसको हम काव्य शैली के रूप में इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम उसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसमें कविता भी आ सकती है, गीत भी आ सकते हैं, पद, दोहे, छंद, चौपाई। तो आपको पता है ये सब चीज़ें आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि काव्य फॉर्म में होती है। तो ये है हमारा पोइट्री और प्रोज, जो कि सेक्शन होते हैं, जो कि पार्ट्स होते हैं लिटरेचर के। व्याकरण की बात करते हैं अभी। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना को व्यवस्थित करता है। आपको पता है कि अगर हम प्रॉपर वे में नहीं लिखें, अगर हम कोई भी सेंटेंस जो है, अगर उसको कोई लिखने का हमारे पास कोई पर्टिकुलर तरीका ना हो, जिसकी इंग्लिश में आपको पता है कि इज एम आर का उपयोग करते हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, तो आपको ये चीज़ें एकदम पता होता है कि इस का उपयोग होता है आई के साथ, आई के साथ एम का उपयोग होता है, इस जो है वो ही, शी, इट के साथ होता है, ठीक है, और आर जो है वो प्लूरल के साथ होता है, ये आपको पता है, दे, वी, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि हमें भाषा को किस प्रकार से लिखना है। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि किस प्रकार से, अगर हम इसके साथ प्लूरल का यूज़ करेंगे या आर के साथ आई लगाएंगे तो फिर हमारी भाषा जो है वो गलत हो जाएगी। तो व्याकरण जो है हमें यही एक तरीका बताती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का उपयोग कैसे किया जाता है, इसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भी तीन भेद बताए गए हैं। पहला है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार और फिर है वाक्य विचार, जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी, मोफोलॉजी और सिंटैक्स कहा जाता है। वर्ण विचार की बात करें तो इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। वर्ण विचार मतलब नोइंग अबाउट द अल्फ़ाबेट्स, यानी कि हिंदी में बात करें अ, आ, ई, क, ख, ग, इसको जानना, इसको कहा जाता है वर्ण विचार। इंग्लिश में हम बहुत बात कर सकते हैं अगर अल्फ़ाबेट्स की, ABCD, तो वो जो है उसको जानना प्रॉपर्ली, उसको कैसे हम जाने, कैसे उसका उपयोग करें, उसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, उस पार्ट को कहा जाता है व्याकरण के वर्ण विचार, फोनोलॉजी। दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में बताया जाता है। शब्द विचार यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो तीन तरीके से, यानी कि तीन पड़ाव रहते हैं भाषा के। जैसे कि पहले हम बात करें ऑन द बेस, सबसे नीचे आता है ABCD यानी कि A से Z तक। उसके बाद उसके ऊपर के हिस्से में आता है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, जैसे कि हम बात करें कोई भी वर्ड फॉर्म किया जाता है, जैसे कि हमने तीन अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि ABCD में से हमने तीन अल्फ़ाबेट लिए, A, C, A और T, तो इसका बन गया कैट। तो ये इसका दूसरा पड़ाव है। तीसरा पड़ाव इसका आता है सेंटेंस फॉर्मेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। सेंटेंस फॉर्मेशन की सेंटेंसेस को फॉर्म करना। अब यहाँ पर आप जानते हैं कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल सपोज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला पार्ट है वो है हमारा वर्ण विचार, यानी कि नोइंग अबाउट द अल्फ़ाबेट्स। सेकेंड पार्ट है इसका मेकिंग वर्ड्स, वर्ड्स बनाना, शब्द बनाना।
एंड थर्ड पार्ट इज मेकिंग सेंटेंसेस फॉर्मेशन करना। तो ये 3 पार्ट हैं इसके, जिसमें आपको तीनों पार्ट्स के द्वारा पूरी व्याकरण जो है ये 3 पार्ट में बटी हुई है और इसके द्वारा आप भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।